तो हेलो एवरीवन। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे 2023 आ चुका है। तो चलिए इसका चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक 2 लाइन की समरी बता देता हूँ कि पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन क्या किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं वो ड्रीम रन जो कि इंडियन इकोनॉमी में बोला जाता है 2003 से 2008 तक। इस पीरियड के अंदर काफ़ी अच्छी 9% प्लस ग्रोथ रेट रही थी, बट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और सम इकोनॉमिस्ट से हमारा एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो इंडिया की खुद की डिमांड साइड प्रॉब्लम भी हुई थी। एंड कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक हुआ था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था तो प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की साइकिल रुक जाती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स की। साथ ही पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिसी पैरालिसिस 2G स्कैम हुआ था उस टाइम पे, और कुछ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिले थे। तो जितने भी हमारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी लॉस में चले गए थे, और उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जो रिपे करनी होती थी बैंक लोन्स पे वो डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया था। तब से एनपीएस इकट्ठा होना शुरू हुए थे। और ये एनपीएस की प्रॉब्लम पहले भी इकोनॉमिक सर्वेज में डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम की टर्मिनोलॉजी से बताई गई है। तो ये एक्चुअली में बैलेंस शीट का डबल बैलेंस शीट की प्रॉब्लम थी, जो लेटर 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट होगी। मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे। और इस बैलेंस शीट प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में सबड्यूड रही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वो कहीं 38-9% होती थी ड्रीम रन में, अब वो 28-27% पे आ गई। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि जो लास्ट 8 ईयर्स में जो सबड्यूड ग्रोथ रेट रही हमारी 6% की एवरेज, वो इसलिए थी क्योंकि जो पहले की पॉलिसीज की वजह से जो एनपीएस इकट्ठे हो गए थे उससे क्रेडिट ग्रोथ रुक गया था। और जो बैलेंस शीट की प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर में आई थी उसकी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रुक गई थी। इसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट साइकिल चल नहीं पा रही थी, वो वर्चुअस साइकिल नहीं थी जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट थे। अब पिछले 8 सालों में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटा के 30% से 22% पे करना। इन सब चीजों की वजह से वो जो डबल बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई है। और अब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले पीरियड में हमारी ग्रोथ रेट एक्सेलरेट होगी। हावेवर पिछले 8 साल में वो अच्छी से एक्सेलरेट नहीं हो पाई, और उसका रीजन है कि हम लोग अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर करने में लगे हुए थे। हमारे जो दो सेक्टर्स जिस पर ग्रोथ डिपेंड करती है, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, उन दोनों की बैलेंस शीट की प्रॉब्लम थी, और ये बैलेंस शीट की प्रॉब्लम को रिपेयर करने में हमारा टाइम चला गया। लेकिन अब हम अश्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी ग्रोथ रेट एक्सेलरेट होगी। हमारी इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है रिवाइव होना शुरू हो गई है। उसके लिए इन्होंने कुछ प्रूफ भी दिया है कि डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ हुआ है 30% के अराउंड एमएसएमई सेक्टर में। और अब हम श्योर हैं कि हमारी ग्रोथ रेट आगे एक्सेलरेट करेगी, और वो भी किसी एक्सटर्नल सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होगी। इनफैक्ट हमारा खुद की इंटरनल डोमेस्टिक डिमांड ही सफिशिएंट होगी, क्योंकि हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रिवाइव होएगी और कंजम्पशन भी रिवाइव होएगी। और कंजम्पशन के रिवाइव होने का रीजन वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के रिवीजन का मतलब, इन्वेस्टमेंट के रिवाइवल का मतलब ये बताया गया इसका रीजन कि बैलेंस शीट प्रॉब्लम खत्म हो गई है। लेकिन ये तो हमारी है सिल्वर लाइनिंग। कुछ डाउनसाइड रिस्क दिखाता है इकोनॉमिक सर्वे, वो ये बताता है कि दो जगह पे अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। दो जगह जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी डिटीरियरेट हो सकता है। दूसरा, हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन अभी भी हो सकती है। और दोनों ही रीजन एक्सटर्नल होंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये होंगे। तो यानी अगर इंटरनली देखा जाए तो हमने अपनी बैलेंस शीट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है, और अब फ्यूचर में एक्सेलरेटेड ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट देयर विल बी सम डाउनसाइड रिस्क, एंड दैट डाउनसाइड रिस्क विल अराइज फ्रॉम करंट अकाउंट डेफिसिट एंड डेप्रिसिएशन of the currency, and they in turn depends upon external factors। external factors में कौन से फैक्टर आएंगे? यूक्रेन क्राइसिस लेड इन्फ्लेशन, एंड आईएमएफ ने
ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन एक्सपेक्ट कराएं 2.7 ऑन एन एवरेज ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ होगी। तो ये स्लो डाउन तो हमारा एक्सपोर्ट्स को खराब करेगा और ये इन्फ्लेशन हमारी डेप्रिसिएशन को जो है एक्सेलरेट करेगी करेंसी के। ये डाउन साइड रिस्क है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सी, ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये ग्लोबल फोरकास्ट बाय आईएमएफ के बारे में बताते हैं और उसका रीजंस बता रहे हैं कि जो जो बेसिस पर आईएमएफ ने फोरकास्ट कराया है वो बेसिस क्या है। तो देखिए, हम लोगों को तीन चार प्रॉब्लम अभी अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग फेस कर रहे हैं। एक तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है, दूसरा पॉलिसी रेट सारे एडवांस कंट्रीज में हाई हो रहे हैं और इसका कुछ रिपरकशन हो रहा है इमर्जिंग इकोनॉमीज पे। इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडिया भी आता है। तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी रेट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड, और अक्रॉस द वर्ल्ड पॉलिसी रेट इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉब्लम्स करंट अकाउंट डेफिसिट में और करेंसीज में इमर्जिंग इकोनॉमीज के। वो चैनल क्या है आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। बट उसके बाद इन बेसिस पर जो फोरकास्ट करी गई है आईएमएफ की वो ये है कि ये सारे रीजंस मिलकर क्या करने वाले हैं। एक तो ग्लोबल ग्रोथ को स्लो डाउन करेंगे, आईएमएफ 2.7% प्रोडिक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई, जो फर्दर वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन अभी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वो थोड़ी स्टबर्न है, क्योंकि वो सप्लाई साइड शॉक है। सारे इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, गैस, ये बहुत सारे इनपुट्स और जो वीट कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड राइज हो रहे हैं ड्यू टू, एक तो बास्केट ऑफ वीट थी यूक्रेन, वहां पर प्रॉब्लम आ गई है, वहां पर कोई क्रॉपिंग नहीं हो रही है। दूसरा, रशिया पर बैन्स लग रहे हैं और रशिया जो सप्लाई करता था वेस्टर्न यूरोप में, पर्टिकुलरली जर्मनी एटसेट्रा ऑल दिस कंट्री को, जो अपनी गैस सप्लाई करता था, वहां पर क्राइसिस आ रहा है। तो वो सप्लाई चेन ब्रेक हुई है और उससे इन्फ्लेशन जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन बड़ी स्टबर्न है और ये इन्फ्लेशन जब तक रहेगी तब तक मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि वो फर्दर इन्फ्लेशन को बूस्ट करती है। इनफैक्ट हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं, और जब मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होगी तो फर्दर रेट हाइक होगा अदर कंट्रीज में, जो कि अट्रैक्ट करेगा कैपिटल आउटफ्लो हमारे इमर्जिंग कंट्रीज से, ठीक है। ये हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन का कारण बन सकता है, ठीक है। तो रिस्क ऑफ फर्दर रेट हाइक और डाउनसाइड रिस्क क्या है, कंटिन्यूड ग्लोबल रिसेशन। एक और चीज भी फोरकास्ट में इंक्लूड करी आईएमएफ ने, वो ये कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो भी एक वर्ल्ड जीडीपी और वर्ल्ड ट्रेड का एक बड़ा इंजन है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। तो उसमें भी फ्रेजिलिटी आई हुई है, पर्टिकुलरली उनकी हाउसिंग सेक्टर में, जो कि स्पिल ओवर हो रहा है बाकी की इकोनॉमी पे। तो वहां पर भी काफी फ्रेजिलिटी है। तो चाइना की इकोनॉमी से भी साथ ही एक और प्रॉब्लम भी है चाइना में, जीरो टॉलरेंस ये पॉलिसी यूज करते हैं चाइना। अगर एक केस भी होगा तो लॉकडाउन लग जाता है, जो कि सप्लाई चेन को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हैम्पर करता है। बट रिसेंटली ये पॉलिसी को ओवरकम करा है चाइना ने और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाए हैं। तो चाइना भी एक सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट मेंबर है। अगर चाइना की इकोनॉमी में फर्दर कुछ क्राइसिस होता है तो वो भी अक्रॉस द वर्ल्ड स्पिल ओवर होगा। तो चलिए अब मैं आपको इनके रीजंस को डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो डिटेल में रीजंस डिस्कस करते हैं बेटा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, कोविड 2019 से, ठीक है। कोविड 2019 में क्राइसिस होता है। हेलो, ओके। कोविड 2019 में क्राइसिस होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी कोविड 19 की वजह से वर्ल्ड जीडीपी की, क्योंकि सप्लाई चेन भी अफेक्ट होएगी और अर्निंग्स, डिमांड साइड भी अफेक्ट होएगी, अर्निंग्स भी अफेक्ट होंगी, जॉब्स भी अफेक्ट होंगी, बिजनेसेस भी अफेक्ट होंगे। तो ये एक अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगी, ठीक है। देन रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ जाएगा आपका 22 फरवरी के अंदर। तो देखिए, कोविड 19 2019 में हुआ था, उसके बाद एक क्राइसिस आएगा, स्लो डाउन आएगा, ग्लोबल ग्रोथ डी एक्सेलरेट होएगी अक्रॉस द वर्ल्ड और ट्रेड डिक्रीज होएगा। बट जैसे ही
सेकेंड वेव खत्म होएगी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अक्रॉस द वर्ल्ड शुरू होंगे, उसके बेसिस पर हम लोग कह पाएंगे कि जो है क्राइसिस ओवरकम होएगा और हमारी ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। लेकिन जैसे ही वो रिकवरी फेज चल रहा होगा अक्रॉस द वर्ल्ड, हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि फिर से एक नया क्राइसिस आ जाएगा, और ये क्राइसिस होगा इस बार वॉर का, रशिया यूक्रेन वॉर का क्राइसिस, और ये फिर से सप्लाई चेन को ब्रेक करेगा, और ये जो सप्लाई चेन ब्रेक होगी तब जनरेट करेगी इन्फ्लेशन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, जब ये कोविड का क्राइसिस चल रहा था तो एग्रीगेट डिमांड इन सारी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, एडवांस इकोनॉमीज के अंदर लो थी, और क्राइसिस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कीनीशियन इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। कीनीशियन इकोनॉमिक्स होती है एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट देना, और इसको बूस्ट देने के दो चैनल होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो ये एडवांस कंट्रीज ने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंशनरी कर रखा था। तो जब ये एक्सपेंशनरी थी तो ऑलरेडी डिमांड बूस्ट हो रखी थी। अब उस बूस्टेड डिमांड के साथ सपोज कीजिए सडनली एक सप्लाई शॉक लग जाए, मींस आपने मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी यूज कर राइट वर्ड शिफ्ट कर रखा है अपना डिमांड कर D2, ये D1, और ये हमारा एक पर्टिकुलर एग्रीगेट सप्लाई कर था। अब सपोज करो एक सप्लाई साइड शॉक आ जाए जो कि यूक्रेन रशिया के वॉर क्राइसिस से आएगा, और ये एग्रीगेट सप्लाई कर अपवर्ड शिफ्ट हो जाए, यानी सारी चीजें महंगी हो जाए। तो देखिए, ये जो पहला एग्रीगेट डिमांड का बूस्ट था वो कुछ प्राइसेस को राइज करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर फर्दर सप्लाई कर शिफ्ट हो गया एग्रीगेट सप्लाई कर, तो और प्राइस राइज हो जाएगा पी स्टार पे, डबल प्राइस राइज हो जाएगा। तो किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सडनली ये क्राइसिस इन्फ्लेशन को, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को बूस्ट देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंशनरी थी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी एडवांस इकोनॉमीज की, उसके अंदर एक एडेड फायर किसने ऐड किया, सप्लाई साइड शॉक ने। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल बन गया, वो इन्फ्लेशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, और जब वो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो वेस्टर्न यूरोप के साथ साथ वो यूएस में भी स्पिल ओवर होती है। लेकिन यूएस की जो इन्फ्लेशन है उसमें एक और एडेड फैक्टर है, वो एक कंसेप्ट जो है वो है ग्रेट रेजिग्नेशन। यूएस में कोविड के ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया था, और रिजाइन करने से स्किल्ड सेक्टर जॉब्स के अंदर, या तो बाद में जब लॉकडाउन ओपन हुए और वर्ल्ड रिकवर करता है तो ये पाया गया कि वो बहुत सारे लोग खुद के सेल्फ स्टार्टअप्स करने लग गए थे या अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन वो जॉब्स पर नहीं लौटे। तो उससे क्या हुआ कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई स्किल्ड सेक्टर के अंदर। तो ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी ये अलग एक एडेड फैक्टर हो गया यूएस की इन्फ्लेशन में। तो अक्रॉस द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है, कॉमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ गए, और ऑयल के, गैस के, इन सब के प्राइसेस बढ़े हुए हैं जो कि स्पिल ओवर हो रहे हैं अदर एक्टिविटीज पे, अदर एक्टिविटीज पे और अदर इनपुट्स पे, ठीक है। अब इस इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए यूएस ने सबसे ज्यादा स्पीड दिखाई, और उन्होंने क्या करा, इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए अपने फेडरल पॉलिसी रेट्स को बढ़ा दिया। क्योंकि जब भी हम फेडरल पॉलिसी रेट्स या इंडिया के कंटेक्स्ट में बोले रेपो रेट को बढ़ाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। जब वो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होती है तो आपकी इकोनॉमी में लिक्विडिटी रिड्यूस होती है, साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है, अगर यूएस अपना रेपो इंक्रीज करता है तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI इंक्रीज होएगा। और सोचो ये इंडिया है, और इंडिया में ROI एक पर्टिकुलर लेवल पे है 8%, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। एग्जैक्टली ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अगर यूएस अपनी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे 9% चला जाता है, तो सारे लोग इंडिया में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, फॉरेनर्स ने, FII ने, FPI ने, जो वोलेटाइल कैपिटल इनफ्लो होते हैं, वो लोग वो पैसा निकालेंगे क्योंकि रिटर्न यूएस में ज्यादा हो गया, और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इससे क्या होगा, सडनली
इंडिया में कैपिटल इनफ्लो कम हो जाएगा। जैसे ही कैपिटल इनफ्लो इंडिया में कम होगा, तो हम सबको पता है कि करंट अकाउंट इंडिया का हमेशा डेफिसिट में रहता है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी जो बैलेंसिंग होती है वो कैपिटल इनफ्लो के बेसिस पे होती है। और जब आपके कैपिटल इनफ्लो रिड्यूस हो जाए तो आपके फोरेक्स डिक्रीज होना शुरू होंगे, क्योंकि फिर आप पेमेंट करने के लिए जो एक्यूमुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज है यूएस जो आरबीआई के, उसको डी एक्यूमुलेट करेगा। और ये प्रोसेस हमारी डेप्रिसिएशन को इग्नाइट करता है करेंसी की, और उसकी एक्सपेक्टेशन को, फर्दर डेप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन को भी इग्नाइट करता है। और ये एक फिर डेप्रिसिएशन का स्पाइरल शुरू हो जाता है एक पर्टिकुलर करेंसी के लिए, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो है डॉलर मिल्कशेक थ्योरी। ठीक है, ये कंसेप्ट इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे जब अक्रॉस द वर्ल्ड इन्फ्लेशन हुई तो यूएस का डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा था, और बाकी हमारे जैसे इकोनॉमीज और अदर इकोनॉमीज, इवन जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, ना सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज बल्कि एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उनकी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही थी। उसमें एक और रीजन भी होता है, डॉलर मिल्कशेक थ्योरी। डॉलर एक क्या कंसेप्ट क्या होता है ये एक मिल्क शेक है, इसके अंदर और करेंसीज हैं, कैपिटल है जो दूसरे देशों में इन्वेस्टेड है, और ये एक स्ट्रॉ है। अब ये जो स्ट्रॉ है ये डॉलर है। डॉलर एक स्ट्रॉ का काम करता है, और ये जो भी कैपिटल अदर करेंसीज के अंदर दूसरी कंट्रीज में ना, उसे शक कर लेते हैं। और ऐसा पता है कब होता है? जब होता है जब अनसर्टेनिटी हो अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई वॉर चल रहा हो, कोई कैलेमिटी हो, सारी करेंसीज पर लोगों का फेथ गड़बड़ा जाए, घबरा जाए वो लोग, उनको लगे कि पता नहीं ये करेंसी फर्दर अप्रिशिएट हो जाए, या पता नहीं यूक्रेन में वॉर हुआ है, वो वॉर पोलैंड तक ना शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो और वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई और फर्दर क्राइसिस ना हो जाए। साथ ही यूके में भी आपको ध्यान रखना है, यूके की इकोनॉमी काफी लंबे टाइम से ब्रेक्जिट के बाद से क्राइसिस में चल रही है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से हुआ क्या कि जो एडवांस इकोनॉमीज की इकोनॉमीज हैं और उनकी करेंसीज हैं, उस पर भी जो है, जब वॉर या कोविड टाइप ऐसे जो क्राइसिस आते हैं या इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, तो जो मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी होती है ना, वहां पर कैपिटल शिफ्ट हो जाती है। सारे जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो अदर अदर कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में इन्वेस्ट कर रखा होता है, वो उस पैसे को कन्वर्ट कर लेते हैं डॉलर में, क्योंकि सबको ये लगता है कि डॉलर इज द सेफेस्ट करेंसी। अब आपको ये लगेगा कि सर वाई डॉलर इज द सेफेस्ट करेंसी, उसका क्या रीजन है? हाउ वी कैन से दैट द डॉलर इज द सेफेस्ट करेंसी? बिकॉज सेफ्टी ऑफ अ करेंसी डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री जो मोस्ट पावरफुल है, उस पर लोगों का ज्यादा फेथ होता है कि ये अपनी करेंसी पर डिफॉल्ट सबसे लेट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि आज के दिन सारी की सारी करेंसीज फिएट करेंसीज है, गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड नहीं है। फिएट करेंसी वो होती है जो ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। तो अब मोस्ट ट्रस्टेड यूएस की करेंसी हो जाती है, तो होता क्या है, सारे के सारे कैपिटल इनफ्लो यूएस की कंट्री के अंदर होंगे, और उसके डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और ये मिल्क शेक थ्योरी उसकी करेंसी को अप्रिशिएट कर देगी, और बाकी करेंसीज डेप्रिशिएट हो जाएंगी। इसीलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये आर्ग्यूमेंट दी थी कि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हो रही, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये दो रीजन आपको याद रखने हैं कि जो अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो फेड ने अपने रेट्स बढ़ाए, उसने एक तो कैपिटल आउटफ्लो करवाया इमर्जिंग इकोनॉमीज से, और डॉलर मिल्कशेक थ्योरी ने एडवांस इकोनॉमी से डॉलर को इनफ्लो करवाया यूएस में। ठीक है, तो इससे यूएस की करेंसी अप्रिशिएट हुई और बाकी करेंसीज डेप्रिशिएट हुई। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या शुरू होगी? एडवांस्ड इकोनॉमीज को प्रॉब्लम होगी, उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो, और वो कितने हद तक डेप्रिशिएट होंगी अगर डॉलर वहां से आउटफ्लो कर रहा है तो? ये डिपेंड करता है कि उनका जो करंट अकाउंट और जो उनके
ट्रेड अकाउंट है उसका क्या, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। तो देखो इंडिया की कंट्री, इंडिया जैसी कंट्रीज को डेप्रिसिएशन का रिस्क ज्यादा झेलना पड़ता है। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो ऑलरेडी डेफिसिट में है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारे पास करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में रहता है तो हमारी सारी डिपेंडेंस कैपिटल इनफ्लो पे हो गई, और वो कैपिटल इनफ्लो अगर चैनल कट गया, कैपिटल इनफ्लो का चैनल अगर खराब हो गया, तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर आता है और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। एक और रीजन भी है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ भी सकता है। वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आई हुई है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब अक्रॉस द वर्ल्ड इन्फ्लेशन हो तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होगी तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। एग्रीगेट डिमांड एडी 2 एडी 1 जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ग्लोबल स्लोडाउन भी आएगा, ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ भी रिड्यूस होगी। जब उनकी इनकम रिड्यूस होगी तो वो लोग इंपोर्ट क्यों करेंगे, और वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट नहीं होंगे, और इससे क्या होगा, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट डिटीरियोरेट होएगा, हमारा और डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज पर इफेक्ट हुआ इस वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन का, इस यूक्रेन क्राइसिस का, ये प्रॉब्लम आई क्योंकि इंडिया ने, सर्वे ने बताया है कि आफ्टर सेकेंड वेव हमने ना रिकवरी करी थी, इनफैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो होने लगे थे, बट सडनली जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ रेट थी फिर से वापस गिर जाती है, और एक नया फिनोमेना जो आता है अक्रॉस द वर्ल्ड, कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इन्फ्लेशन स्पाइरल बनने लगता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये बाकी कंट्रीज और अपनी डिमांड को रिड्यूस करने लग जाते हैं, जिसको ये पहले इन्फ्लेट कर रहे थे अंडर द रिसेशन ड्यू अराइजन ड्यू टू कोविड। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया के सीएडी को वाइडन कर रहे हैं और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। अब हमारी करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है तो फिर एक रीजन और भी है आपको जो ध्यान में रखना होगा। अब यूएस ने अपनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करी अपनी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से, बट इंडिया में, इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेशन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गई है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कैसे हुई इंडिया में, कि इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हुई, डेप्रिशिएट हुई तो हमारे को अब और महंगा पड़ेगा क्रूड ऑयल। ठीक है, दूसरा ऑलरेडी जो हमारे इंपोर्ट्स थे उनकी तो इन्फ्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड सप्लाई चेन ब्रेक हुई है और कमोडिटी प्राइसेस राइज है तो वो भी महंगे हो गए हैं, तो वो इन्फ्लेशन इंडिया में भी इंपोर्ट हो रही है। भले ही अगर हमारी इकोनॉमी में खुद की इन्फ्लेशन ना हो तो वो इन्फ्लेशन इंपोर्ट होके भी इंडिया को इन्फ्लेशन स्पाइरल में डाल देता है, और ये रीजन रहा कि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग को मिस कर गए, और 6% प्लस ग्रोथ इन्फ्लेशन चली जाएगी इंडिया की सीपीआई की, और उसको बाद में कंट्रोल करने के लिए फिर अपना आरबीआई भी रेपो रेट बढ़ाए, और जैसे ही रेपो रेट बढ़ाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कमर्शियल बैंक्स के लिए बढ़ जाएगी, और जब कमर्शियल बैंक्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी तो उनको अपने एफडी रेट बढ़ाने पड़ेंगे और फंड्स को मोबिलाइज करने के लिए। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट लिंकेज है कि यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस ने हमारे देश में एफडी रेट्स बढ़ाए हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सारे बेसिस पर ये फोरकास्ट है कि हम ये कहना चाहते हैं इन सारे फोरकास्ट पर कि अब इकोनॉमी में क्या होने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम लोग, और आईएमएफ भी प्रेडिक्ट कर रहा है 6% प्लस ग्रोथ रेट पे रहेंगे, और उसका रीजन एक्सपोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन प्रेडिक्टेड है 2.7%, और इन्फ्लेशन रहेगी। ग्लोबल स्लोडाउन और इन्फ्लेशन ये दो नेगेटिव डाउनसाइड रिस्क प्रोवाइड करेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए। वो ये होगा कि एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा डिस्टर्ब रहेगा और करेंसी डेप्रिसिएशन के चांसेस रहेंगे, बट एज फार एज इंडिया 6.4% ग्रोथ रेट इज कंसर्न, क्योंकि बाकी ग्लोबल ग्रोथ रेट तो 2.7 है तो इंडिया की ज्यादा कैसे है, उसका रीजन इकोनॉमिक सर्वे बताते हैं कि हम लोग अपनी कंजम्पशन पर डिपेंड कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर हमारी ग्रोथ रेट डिपेंडेंट है, और वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को किसने बूस्ट करा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने। वैक्सीनेशन हुआ तो सब लोग बाजार में आने जाने लगे, टूरिज्म बढ़ने लगा, फिल्म देखने जाने लगे, तो डिमांड अराइज होती है। साथ ही अब उस डिमांड को प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टमेंट रिवाइव हो चुकी है। हमने वो जो बुरा फेज था डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम का, जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, देखो मैं आपको बता दूं कि डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम और फोर बैलेंस शीट सिंड्रोम क्या है। डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम है
जो 2008 के आफ्टर मैथ में हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के, उसमें दो लोगों की बैलेंस शीट खराब हुई। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रोड बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा बैंक्स, ठीक है। ये प्रॉब्लम यहीं तक नहीं रुकेगी, ये चलती रहेगी प्रॉब्लम। और बाद में पता है क्या होगा, एनबीएफसी, आईएलएंड एफएस क्राइसिस होगा, एनबीएफसी पर ये स्पिल ओवर हो जाएगी। और एनबीएफसी के साथ साथ एक और सेक्टर पे स्पिल ओवर होगी, रियल एस्टेट पे। तो ये चार बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे इंडिया में। और जब बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना बेटा, क्या होता है कि बैंक्स के एनपीएस बढ़ जाते हैं, और बैंक्स ना अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आ जाता है आरबीआई के, और फिर वो ज्यादा लेंडिंग नहीं कर सकता है। तो क्रेडिट क्रेडिट क्रिएशन रुक जाता है, और जब क्रेडिट क्रिएशन रुक जाता है तो इन्वेस्टमेंट एक तो वैसे ही रुक जाएगी क्योंकि क्रेडिट ही नहीं मिल रहा, दूसरा खुद की कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट खराब है, ठीक है। तो जब तक उनके प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे तो वो दोबारा से री इन्वेस्ट कैसे करें। तो इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि हमने ये बैलेंस शीट प्रॉब्लम को रिजोल्व कर लिया, और उसका रीजन पता है क्या बताया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसने तो क्या करा, दोनों की बैलेंस शीट ठीक कर दी, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी और बैंक्स की भी। और साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमने 22% कर दिया। और एक और रीजन भी बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग्स बढ़ी है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो ये दोनों चीजों ने प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस और एक एनिमल स्पिरिट्स हाई करे हैं प्राइवेट सेक्टर के, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब बढ़ने लगी है, और उसके साथ क्रेडिट भी बढ़ रहा है। तो एक वर्चुअस साइकिल जो हमने ड्रीम रन में देखी थी कि बैंक लेड प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बहुत हाई थी 39% पे इंडिया की ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन थी, इन्वेस्टमेंट रेट थी उस टाइम पे, जो हमने एक्सेलरेटेड ग्रोथ रेट देखी थी, वैसी ग्रोथ रेट हम आने वाले फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि हमने मेजर प्रॉब्लम बैलेंस शीट की रिजॉल्व कर ली है। अब सिर्फ हमें एक और एडेड इंजेक्शन चाहिए, वो इंजेक्शन है एक्सपोर्ट्स का। और वो एक्सपोर्ट्स रिवाइवल हो जाएंगे जैसे ही ये ग्लोबल स्लोडाउन खत्म होगा और वर्ल्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। हाउएवर द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो अबाउट व्हेन विल दिस worldwide inflation or this worldwide slowdown will get resolved. Until then we will keep growing at 6% plus growth rate, which is very high compared to other countries. और उसका रीजन है हमारी खुद की प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट फ्यूएल्ड बाय हमारी खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो ये फोरकास्ट है। अब मैं सिर्फ आपको ना एक समराइज करने वाला हूं, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट ये चैप्टर बता दिया है। इसमें क्या हो रहा है देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2.7% रहेगी, लेकिन इंडिया एक ब्राइट स्पॉट मेंटेन्ड है। और इसका रीजन डेफिनेटली हमारी डोमेस्टिक, भाई पॉपुलेशन का कुछ तो फायदा होगा ना, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इक्वेशन होती है एग्रीगेट डिमांड C+I+G, तो और प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है, इसके ड्राइवर्स बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे हमेशा इन्हें, ये चार ड्राइवर है भाई। कंजम्पशन एक ड्राइवर है, एक इन्वेस्टमेंट ड्राइवर है, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्राइवर है, एक एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट का चैनल ब्रेक हुआ है, और गवर्नमेंट पर कंट्रोल होता है किसका, गवर्नमेंट के चैनल पर FRBMA का। फिस्कल डेफिसिट को एक लेवल से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। फिस्कल डेफिसिट को 3.5% की जो लिमिटेशन है FRBMA की, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। हाउएवर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में हमारी एक्ट अलाउ करती हैं, और कोविड एक एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस था, तो आप देखेंगे उस वक्त हमारा फिस्कल डेफिसिट 9% ऑफ जीडीपी चला गया था, और उसका रीजन है कि वो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस है, तो एक्ट अलाउ करती हैं उस टाइम पे एडेड फिस्कल स्पेस। और दूसरा जो होता है ये प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रॉब्लम हमारा, ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर हमारा खराब हो रखा था किसकी वजह से, बैलेंस शीट सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। और ये भी खराब हो गया था, ये कर दिया था लॉकडाउन ने। तो ये जब रिवाइव हुआ, साथ ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी ड्यूरिंग लॉकडाउन फ्री हो गई, क्योंकि अब वो FRBMA के कंट्रोल में नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग बढ़ाई, और साथ ही वैक्सीनेशन करा, और वैक्सीनेशन के बाद कंजम्पशन का ड्राइवर चालू हो गया। पता है ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होती है, ये दोनों पर डिपेंड करती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे भी और कंजम्पशन पे भी। तो कंजम्पशन रिवाइव हुई तो ये रिवाइव होने लगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और इंडिया में क्राउडिंग इन आउट कंसेप्ट नहीं है,
क्राउडिंग इन कंसेप्ट है, क्योंकि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल ओवरहेड कैपिटल है वो इतनी डेफिशिएंट है कि जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग करेगा, रोड बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, तो इससे क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंसेंटिवाइज होती है, इंड्यूस्ड होती है, फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो हुआ ये कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट, इसको स्पेस मिल गया, एक तो यहां से बूस्ट मिला, एक कंजम्पशन से बूस्ट मिला, और जो इसकी खुद की एक्यूट प्रॉब्लम थी बैलेंस शीट की, वो आईबीसी ने रिजॉल्व कर दी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने। तो ये रीजन है कि इंडिया 6.1% स्टिल मेंटेन कर सकता है अपनी ग्रोथ रेट, जबकि बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन है जो कि रिवाइव हुई है हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, और हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने क्राउडिंग इन करी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का ड्राइवर भी ठीक हुआ है, और वो सप्लाई साइड से उसको बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो कि आईबीसी से हमने रिजोल्व करी है उसने भी ऐड कराया है, ठीक है। तो आरबीआई कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन विद इन टॉलरेशन लेवल, ठीक है। तो अब आरबीआई जो है 4 से 6% के बीच में जो हमारी टॉलरेबल लिमिट है इन्फ्लेशन की, 6 से 4% इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंडर जो आती हैं, वो वापस से कंट्रोल में आ रही हैं, और वो कंट्रोल में रहेगी, ये प्रोडिक्शन है। दूसरा, डेप्रिसिएशन की रिस्क तो रहेगी, ठीक है, क्योंकि यूएस फिर से फेड रेट हाइक कर सकता है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई तो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन मैंने पुटअप करा है, बट वाई यूएस इज बिकमिंग अवर गॉड, क्योंकि इसकी वजह से हमारी डेप्रिसिएशन होती है। बेटा एक्चुअली यूएस गॉड नहीं है, हमने खुद की प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्ट्स ही नहीं है। अगर हमारे सोचो बहुत अच्छे एक्सपोर्ट्स हों, तो बेशक हमारे पास कैपिटल इनफ्लो ना आए, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहेगा, और करंट अकाउंट सरप्लस में रहेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारे फॉरेक्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और हमारे फॉरेक्स वोलेटाइल कैपिटल इनफ्लो पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो अगर हमें यूएस को अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करने नहीं देना है, तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, और ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है, ये जो लेबर लॉज को रिफॉर्म करा जा रहा है, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हम एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो बना पाए, जो कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो अगेंस्ट अदर कंट्रीज, और हमारे स्टेबल एक्सपोर्ट्स हों, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए हमें वोलेटाइल कैपिटल इनफ्लो की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो कभी भी चले जाते हैं, वो डिपेंड करते हैं यूएस की पॉलिसी पे, बल्कि एक स्टेबल एक्सपोर्ट अर्निंग हम करते हो। तो ये करना पड़ेगा हमें, ये हार्डवर्क हमें करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा, और एक्सपोर्ट बूस्ट करने का एक ही तरीका है कि हम रिफॉर्म्स लेके आए, और ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर लंबा होता जा रहा है। तो ये भी एक्सपेक्ट करा गया है कि सीएडी ट्रबल स्टेट में रहेगा, क्योंकि पुअर एक्सपोर्ट रहेंगे, राइजिंग इंपोर्ट रहेंगे। अच्छा, इंडिया के एक्सपोर्ट तो सबड्यूड रहेंगे, क्योंकि भाई उनकी 2.7% ग्लोबल ग्रोथ रेट है, बट खुद की तो 6.1 है, तो यानी हम तो इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट अगर हमारे बढ़ेंगे तो फिर से सीएडी की प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ग्रोथ ड्राइवर क्या होते हैं। ये ड्राइवर्स जो मैंने आपको अभी बताया एग्रीगेट डिमांड के, देखो फिक्स कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो कि डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ठीक है, ये सारे हमारे ड्राइवर होते हैं। तो मैंने जो आपको बताया एकदम वही एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आप रीड करोगे तो इंडियाज प्रोस्पेक्ट्स बेटर इवन आफ्टर पेसिमिज्म इन एक्सपोर्ट, जबकि ये घट गया है तब भी हमारे एक्सपोर्ट बेटर प्रोस्पेक्ट हैं, क्यों? कंजम्पशन डिमांड रिवाइव हो रही है, ये कंजम्पशन डिमांड करंट इनकम की, और किसकी वजह से? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इंड्यूस कंजम्पशन होती है जो हमारी करंट इनकम पर डिपेंड करती है। तो करंट इनकम बढ़ेगी जब आप बाजार जाओगे, जब लॉकडाउन खुलेगा, जब माइग्रेंट वर्कर वापस से
अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे आएगा, तब उनकी इंड्यूस कंजम्पशन फर्दर बढ़ने लगेगी। देखो इंड्यूस कंजम्पशन क्या है, एक्सपेंडिचर करना, क्लोथिंग पे एक्सपेंडिचर करना, मूवीज सिनेमा हॉल पे, टूरिज्म पे, ये इंड्यूस कंजम्पशन है, ठीक है। और फिक्स कंजम्पशन वो होती है भाई जिसके बगैर तो रहा ही नहीं जाएगा, ये तो फूड नेसेसरी कंजम्पशन है। तो ये तो हमारी तब भी रहती है जब हम लोग अर्न नहीं कर रहे थे। जब अब हम अर्न कर रहे हैं तो हमारी नई कंजम्पशन आ रही है, और कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रही है, और जब डिमांड हो रही है तो इंसेंटिव मिल रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, इंसेंटिव मिल रहे हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट का कॉर्पोरेट सेक्टर को, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच इंक्रीज्ड बाय 63.4%, ठीक है। तो ये काफी बड़ी, अब आप इसको रीड कर लेना डिटेल में थोड़ा। और ये क्राउडिंग इन करा इसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। नाउ मॉडरेशन ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को हमने ठीक कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि बैलेंस शीट प्रॉब्लम से ना सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा हुआ, बैंक्स को भी फायदा हुआ, तो उनकी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी। और ना सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बल्कि छोटे एमएसएमई सेक्टर्स को भी, डेटा ये बताता है इकोनॉमिक सर्वे का, 30.6% वो क्रेडिट ग्रोथ हुई है जनवरी टू नवंबर 2022 के बीच में। तो यानी ये जो ग्रोथ रेट अब जब हो रही है सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं हो रही है कि लार्ज प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को ही हो रही है, बल्कि एमएसएमई सेक्टर में भी क्रेडिट जा रहा है। तो क्रेडिट बंदा तभी लेता है जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, और इन्वेस्टमेंट तभी कर रहा होगा जब उसको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही होगी, यानी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होंगे। एमएसएमई सेक्टर को एम्पावर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में जो क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम थी उसमें भी एडेड सपोर्ट किया है। अब ये स्कीम के छोटे छोटे पॉइंट्स आप एक्सक्लूसिवली अलग कहीं से रीड कर सकते हो, बट ये फिलॉसफी मैं बताता हूँ इसकी, कि स्कीम थी जो लॉकडाउन में लग गया था, तो जो क्रेडिट क्रंच हुआ था और जो लॉस हुआ था एमएसएमई सेक्टर को, उसको रिवाइव करने के लिए एक इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी। इसने भी उनको क्रेडिट दिलाने में काफी हेल्प की है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, देखो ये बॉन्ड मार्केट की यील्ड और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये दो कंसेप्ट भी बताना चाहता हूं मैं। देखो जब बैंक क्रेडिट नहीं मिलता है ना, तो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसा चाहिए होगा तो क्या करेगा, वो खुद का बॉन्ड लॉन्च करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेगा, बाहर के देश से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अलाउड है अब इंडिया में, पहले नहीं होती थी 1990 के रिफॉर्म से पहले, लेकिन अब अलाउड है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि हम दूसरी करेंसी में वो बोरोइंग, हम दूसरी करेंसी में बोरोइंग करेंगे, उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें पेमेंट करनी होगी दूसरी करेंसी में ही। तो एक रिस्क आ जाता है जब, और ये रिस्क बढ़ा हुआ है इस वक्त जब इन्फ्लेशन होती है, तो ये डेप्रिसिएशन का रिस्क करेंसी का और बढ़ जाता है, और हमारी जो लायबिलिटी है ना वो बढ़ सकती है। तो उसके अगेंस्ट हेज करने के लिए मुझे कुछ डेरिवेटिव्स खरीदने पड़ते हैं, कुछ हैजिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ता है, उसकी डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको मैं, लेकिन करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम खरीदते हैं ताकि हमें वो ज्यादा पैसे वापस ना करने पड़े, लेकिन उसमें कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ कॉस्ट होती है। तो जब ये इन्फ्लेशन चल रही है और ये सारी प्रॉब्लम्स जब चल रही थी वर्ल्ड में, अनसर्टेनिटी और रिसेशन और ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो आ रही है, और इससे जो करेंसी अनसर्टेनिटी आ रही है, तो इससे हमारी हैजिंग कॉस्ट बढ़ जाती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो फंडिंग चैनल है वो खत्म हो गया प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, और बॉन्ड मार्केट की यील्ड भी बढ़ जाती है। जब अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी लॉकडाउन हो जाएगा या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो बॉन्ड इशू करता है उस पर भी ज्यादा रिटर्न मांगेगा इन्वेस्टर, तो वो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ जाती है। ऐसे में पब्लिक सेक्टर बैंक पर लोगों का भरोसा रहता है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो फंडिंग चैनल अभी भी बना हुआ है इंडिया में। और बॉन्ड यील्ड जबकि प्राइवेट सेक्टर की बढ़ी है और हेजिंग की कॉस्ट भी बढ़ी है, तब उनको किसने सपोर्ट किया, पब्लिक सेक्टर बैंक ने। ये एक्सप्लेनेशन है इसका। इंप्रूवमेंट इंडिकेटर्स क्या देख सकते हो, तो ये इंप्रूवमेंट इंडिकेटर्स बताए गए हैं कुछ, एमएसएमई के बारे में बताया गया है कि एमएसएमई को फायदा हुआ है, और कैसे फायदा हुआ है कि उन्होंने जीएसटी फाइलिंग अच्छी करी है। जीएसटी फाइलिंग इंसान तभी करता है जब अच्छी कुछ अर्निंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब जो हमारी ग्रोथ है वो इंक्लूसिव है, सिर्फ ये नहीं है कि कुछ कॉर्पोरेट्स को इसका बेनिफिट मिला, ठीक है। साथ में मनरेगा स्कीम, पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना, ये जो योजना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इन्हें प्रेस करा है। इन्होंने ये कहा है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के अंदर और पीएम किसान योजना के अंदर जो सपोर्ट गवर्नमेंट पुअर सेक्शन को दे रही थी, उसकी वजह से लॉकडाउन जब लगा हुआ था और ये जो फूड इन्फ्लेशन अब बाद में स्पाइरल हो रही है, इसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव कवर मिला है, ठीक है। और मनरेगा ने भी एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह पुअर पीपल के लिए काम किया है इन सारे एक्सटर्नल शॉक्स में, ठीक है। तो ये एक इंप्रूवमेंट इंडिकेटर है। अच्छा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पाया गया है कि ओबेसिटी, वेस्टिंग
और स्टंटिंग, ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं इंडिया के NFHS 4 से NFHS 5 में इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको नीचे टेबल दिखाऊंगा, आपको जब दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये पॉजिटिव फ्यूचर ऑप्टिमिज्म मैंने बताया कि अब एक्सेलरेट होएगी, क्योंकि इंडिया ने अपनी बैलेंस शीट प्रॉब्लम को काफी हद तक रिजॉल्व कर लिया है। दूसरा एक और पॉइंट बताया गया कि कुछ और भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है जो फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगी। उसमें एक मेन तो ये है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड PLI इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगी। दूसरा PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये सारे जो स्कीम्स हैं ये भी एक एडेड ग्रोथ बूस्ट करेंगे इंडिया में। ठीक है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमी की पिछले लास्ट सेंचुरी में कैसे ग्लोबल इकोनॉमी ने बैटल करा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस से, वो एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिखाता है कि कैसे कैसे चैलेंजेस लास्ट सेंचुरी में अक्रॉस द वर्ल्ड आए थे और उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करे थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश फ्लू आया था, इसकी वजह से ही ग्रेट रिसेशन आई थी। फिर ग्रेट रिसेशन एक्सटेंड होती रही थी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। फिर बाद में ऑयल शॉक आया था, ये स्टैगफ्लेशन का इशू था। स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैगनेंट आउटपुट एंड इन्फ्लेशन इज राइजिंग, क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने कार्टेल फॉर्म करके जो है सप्लाई को रिड्यूस कर दिया था अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑयल के प्राइसेस राइज हो गए थे। ये कुछ इसी तरीके से था जैसे आज रशिया यूक्रेन का क्राइसिस ऑयल के प्राइसेस को शॉक दे रहा है और अक्रॉस द वर्ल्ड इन्फ्लेशन ला रहा है। फिर उसके बाद एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 में, और डॉट कॉम बबल क्राइसिस भी हुआ था। ये कि US में जो IT इंडस्ट्री में डॉट कॉम बबल क्राइसिस हुआ था। ठीक है, इसके भी कुछ रिपरकशन हुए थे। और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे कि जो 1998 है 2002 तक सबड्यूड रहेगी, इतनी अच्छी खासी ग्रोथ रेट रहेगी नहीं। इनफैक्ट जो हमने LPG रिफॉर्म्स करे थे उसका इनिशियल जो बूस्ट था वो 1991 से 1996 पर खत्म हो जाएगा, और 97 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। पोखरण टेस्ट करेंगे, उससे US हमारे पर सैंक्शन लगाएगा, तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड में भी एक्सपोर्ट भी रिड्यूस होगा। ठीक है, इनफ्लोज भी रिड्यूस होंगे, FDI वगैरह, तो उससे भी हमारे को काफ़ी हमारी जो ग्रोथ थी सबड्यूड रहेगी। हाउएवर बाद में 2003 में जाके एक ड्रीम रन आएगा जब हम 9% प्लस ग्रोथ रेट करेंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा 2008 में, और उसके जस्ट साथ में यूरोपियन क्राइसिस आ जाएगा, यूरो क्राइसिस। ठीक है, और ये वो टाइम होगा जब मैंने ये लिखा हुआ है सीड्स ऑफ इंडियाज NPA क्राइसिस, ये वो टाइम होगा जब ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी होगी ऑप्टिमिज्म में, हाइपर ऑप्टिमिज्म में। बाद में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं बीच में लटक जाएंगे, पॉलिसी पैरालिसिस भी होगा, कहीं पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगी, कहीं पर स्कैम हो रहे होंगे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी, तो ये पॉलिसी पैरालिसिस भी 2008-9 पीरियड में 11-12 में ये शुरू हो जाएगा। साथ ही आपकी जो ग्लोबल डिमांड है वो गिर जाएगी, तो सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लॉस मेकिंग होने लगेगी, और उनके NPAs जो होंगे कॉर्पोरेट के वो बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसफर होने लगेंगे। यही वो बैलेंस शीट प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं कि अब जाके कुछ हद तक रिजॉल्व हुई है, और उसके रीजंस बताए हैं कि रिकैपिटलाइज करा एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक्स को, दूसरा IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट, दोनों ने मिलकर ये काम किया है और ये NPA की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। फिर US चाइना टेक्नोलॉजी ट्रेड वॉर 2017 के करीब ये एकदम अपनी क्लाइमैक्स पे होते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट चैलेंज आएगा COVID-19 का, सप्लाई चेन शॉक अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर दूसरा चैलेंज आएगा रशिया यूक्रेन का। फिर तीसरा चैलेंज आएगा रशिया यूक्रेन की वजह से इन्फ्लेशन रिटर्न करेगी। फिर चौथा आएगा कि स्टैगफ्लेशन और ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन होएगा। और फिर फिफ्थ चैलेंज आएगा कि चाइना की ग्रोथ भी फिर स्लोइंग हो रही होगी, और इन सब की वजह से एक और भी चैलेंज है जो मीडियम टर्म में है, हमारे बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं मिल पाई है, एजुकेशन और लर्निंग काफ़ी डिस्टॉर्ट हुई है, जिसका के नुकसान फ्यूचर में देखने को मिल सकता है डिमांड साइड भी और सप्लाई साइड भी। डिमांड सप्लाई साइड तो ये कि वर्कर
हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाए, और डिमांड साइड ये उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, अर्निंग रिड्यूस होगी, तो फिर परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी और डिमांड रिड्यूस होगी। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर एज ए कॉज फॉर वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन प्रेशर। तो ये छोटी छोटी बातें बताई हैं मैंने, जो आपको एक ओवरव्यू दिया उसी को छोटे छोटे पॉइंट्स में बताए गए। आप ये नोट्स में देख सकते हो, फिर भी मैं जल्दी से रीड करता हूँ कि भाई नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, वीट, इन सब के प्राइसेस सोर हुए हैं, क्रूड ऑयल। ठीक है, और ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर किसकी वजह से एक्स्ट्रा एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया, किसने? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ऑलरेडी कोविड से फाइट करने के लिए रिसेशन से एक्सपेंशनरी चल रही थी, इतने में सप्लाई साइड शॉक भी आ गया। तो देखो मैं फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूँ। ये एग्रीगेट सप्लाई वन, यूएस और यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस से पहले, ये एडी वन, कोविड से पहले। अब कोविड, देखो बेटा, कोविड की वजह से एग्रीगेट डिमांड नीचे जाएगी, क्योंकि वर्क खत्म, जॉब खत्म, अर्निंग खत्म। अब इसको रिवाइव करने के लिए, इसको वापस से रिवाइव करने के लिए, ये आपका नीचे है आउटपुट, ये है यहाँ पर प्राइसेस, वाई एक्सिस। इसको रिवाइव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का बूस्ट दिया जाएगा, ताकि ये जो AD2 है ये वापस से यहाँ पे आ जाए। जब ये आ ही रहा होगा यहाँ पे वापस से, तभी क्या होगा? देखो प्राइसेस नीचे चले गए थे, तो और आउटपुट भी नीचे चला गया था, तो एग्रीगेट डिमांड, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का इंजेक्शन, और एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। इतने में ही एक तो हमारी एग्रीगेट डिमांड राइज हो रही है, साथ ही साथ इतने में ही एग्रीगेट सप्लाई शॉक लगता है और वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, घट जाती है एग्रीगेट सप्लाई AS2। तो देखो प्राइसेस कहाँ जाएंगे? हायर, बहुत हायर। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन का रीजन बनेगा, ये इन्फ्लेशन बन जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हुई थी इकोनॉमी में, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, जब उनकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी चल रही थी, तभी एग्रीगेट सप्लाई शॉक लग गया। अब इन्फ्लेशन इन एडवांस इकोनॉमीज अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द ग्लोबल फिस्कल एक्सपेंशन, मॉनेटरी ईजिंग ब्रीच्ड हिस्टोरिकल हाइज, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इन सब के साथ इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो क्या हुआ है कि उनकी जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी थी वो बैलेंस थी, बट उनके कंट्रीज में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हुआ, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज के जो इंपोर्ट्स होते हैं काफ़ी इलास्टिक होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स, मोबाइल वगैरह, और बाकी क्रूड रिलेटेड इन इलास्टिक इंपोर्ट्स। तो अब ये तो भाई हमें चाहिए, और जब हमें ये चाहिए तो इन्फ्लेशन इंपोर्ट हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड कमोडिटी इन्फ्लेशन का ये एग्जांपल दिखाया गया, ये डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो एक क्विक लुक है कि ये ऑल कमोडिटीज़ की ब्लू लाइन आप देख रहे हो कि कैसे ये राइज कर रही हैं। February 22 में क्राइसिस शुरू हुआ था, ठीक है, कैसे राइज कर रही हैं, और ये कोविड के बाद से ही राइज कर रही हैं। एक बार थोड़ा नीचे गए थे, फिर वो राइज कर रही हैं, आप ये देख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, अब इन्फ्लेशन, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, राइजिंग बॉन्ड यील्ड एंड कैपिटल आउटफ्लो टू यूएस, ये दोनों कंट्रीज में हुआ। मिल्क शेक थ्योरी मैंने आपको बताया, ठीक है, बॉन्ड यील्ड राइज हुई तो मिल्क शेक थ्योरी बताई मैंने, एडवांस कंट्रीज से भी पैसा जाएगा यूएस में और इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी। ठीक है, और देखो इंडिया के कितने 20 बिलियन डीएक्यूमुलेट होंगे कैपिटल इनफ्लोस। तो ये सब क्यों हो रहा है? मैंने जो तुम्हें चैनल बताया बेटा वही है, उसी के रीजन से। अब देखो ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या दिखाई गई है इंडिया की, अभी भी 6.1 और ग्लोबल 2.7। तो ये 6.1 किसकी वजह से है? बैलेंस शीट प्रॉब्लम खत्म, और हमारी ग्रोथ कंजम्पशन लेड है। हमारी जीडीपी की 58.4% एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन से ही आ रही है। तो देखो कितनी ज्यादा कंजम्पशन लेड डिमांड ग्रोथ है हमारी। सोचो ये एक्सपोर्ट से आ रही होती 58.4%, तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस होती है हमारी ग्रोथ रेट। बट अब हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट ग्रोथ रेट नहीं है, हावेवर वो कभी भी नहीं रही है इतनी ज्यादा, बट यहाँ पर एम्फोसाइज करा गया इकोनॉमिक सर्वे में, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट। सो ये इकोनॉमिक ग्रोथ देखो इंडिया की रेजिलियंट है, और अब ये 23 में बढ़ेगी, और इकोनॉमिक सर्वे तो ये कहता है कि 24 में और भी बढ़ेगी। ठीक है, देन आप इन्फ्लेशन देख सकते हो कैसे, फूड इन्फ्लेशन और बाकी की
कॉमन इन्फ्लेशन सीपीआई इंडेक्स हमारा कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। February 28 के बाद वो एक बार जंप करता है, हाउएवर अब वो वापस से कंट्रोल में आ रहा है, एक बार 6% को ब्रीच कर जाएगा वो कुछ महीनों के लिए। देखो तभी इनसे रिपोर्ट मांगी गई थी आरबीआई से, क्योंकि एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि 2-3 महीने तक अगर 2-3 क्वार्टर तक कंजिक्यूटिवली इन्फ्लेशन अगर हाई रही तो उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, बताना पड़ता है क्या रीजन रहा और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अब ये डेप्रीशिएशन दिखाई गई है कि देखो इंडिया की करेंसी कितनी डेप्रीशिएट हुई है यहाँ पे, 8.8%। ये करंट अकाउंट दिखाया गया हमारा कि कैसे हमारा करंट अकाउंट वाइडन हो रहा है, कितने डॉलर से, $40 बिलियन, ठीक है। ये इसकी कॉम्पोजिशन है कि कौन से गुड्स की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें। और ये हमारे फोरेक्स हैं, देखो ये फोरेक्स हमारे February 28 के 22 के बाद रिड्यूस हो रहे थे, अब बाद में वापस से थोड़े रिकवर होने शुरू होते हैं। तो ये वही पीरियड है जब इन्फ्लेशन हाई है, यूएस अपनी फेड रेट बढ़ा रहा है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। देखो कैसे, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है यहाँ से फिर फोरेक्स से हमें रिफिल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कैपिटल इनफ्लो है वो तो जा चुके हैं, क्योंकि साथ में रिटर्न बढ़ गया है यूएस की करेंसी में, यूएस मार्केट्स में, ठीक है। रिकवरी रिकवरी बताई गई है कि 21 में रिकवरी हो गई थी जब हमारी वैक्सीनेशन हो गई थी, और एक्सपोर्ट्स भी बढ़े थे 22 में, बट बाद में फिर ये सारा इशू यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। यूएनसीटीएडी ने क्या बोला है कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ टर्न्ड नेगेटिव ड्यूरिंग दिस पीरियड, जियोपॉलिटिकल frictions, persisting inflationary pressure and subdued demand are expected to suppress global trade further। यानी ये सारी चीजें, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जियोपॉलिटिक्स, ये सब 23 में भी प्रेशर रखेंगी लो ग्लोबल ट्रेड का, और इससे इंडिया के एक्सपोर्ट सफर होंगे, ठीक है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट वॉलेटिलिटी को दिखाने के लिए ना एक कंसेप्ट ये भी दिखा रखा है इकोनॉमिक सर्वे में, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या होता है। देखो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या होता है ना, कि कॉस्ट जो होती है फ्रेट को, शिपिंग की जो कॉस्ट होती है जब वो बढ़ रही होती है तो बाल्टिक इंडेक्स बढ़ रहा होता है। वो बढ़ने का मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड की डिमांड काफ़ी है, और जब ग्लोबल ट्रेड की डिमांड काफ़ी है तो सारी शिप्स ऑक्यूपाइड है और वो अपना फ्रेट के चार्जेस बढ़ा देंगे। तो हम ये देख सकते हैं जब भी बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो कि कंप्यूट करा जाता है वेरियस जो शिपिंग लेन्स होती हैं और जो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है ओवर द सीज, उनके प्राइसेस को कोट कर कर एक इंडेक्स बनाते हैं, और वो इंडेक्स जब बढ़ रहा है तो यानी ट्रेड अच्छा है और ट्रेड पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर वो इंडेक्स गिर रहा है तो यानी ट्रेड गिरने वाला है। तो ये पाया गया है कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स नीचे चला गया था, और कोविड-19 से पहले भी बाल्टिक ड्राई इंडेक्स नीचे चला गया था, और February 22 के बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स नीचे जा रहा है। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स एक इंडिकेटर है ग्लोबल ट्रेड का, ये शो करने के लिए, ठीक है। तो ये बताया गया, देखो डिस्पाइट पेसिमिज्म इन एक्सपोर्ट्स इन इंडिया इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू ग्रो। क्यों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो डोमेस्टिक कंजम्पशन 58.4% ऑफ जीडीपी है, और ये सब वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से पॉसिबल हुआ। तो ये अदर वेरियस एजेंसीज ने जो हमारी प्रिडिक्ट करी है, फोरकास्ट करी है, एवरेज वो 6.9 है, आईएमएफ ने 6.8 बोला है, ठीक है। हमारे खुद के आरबीआई ने भी 6.8 बोला है कि ग्रोथ रेट हमारी 23 में 6.8 होगी, ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक कंजम्पशन कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डोमेस्टिक कंजम्पशन होगी तो जो भी सारी फार्म्स होंगी वो प्रोडक्शन कर रही होंगी, तो अब डिमांड ज़्यादा आएगी तो वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेंगी। जितना वो फुल कैपेसिटी पे काम करेगी तो इन्वेस्टर को ये महसूस होएगा कि ये मशीन तो कम पड़ गई है, अब ये मशीन कम पड़ गई है तो वो क्या करेगा, और मशीन खरीदेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हमारा एडी का कौन सा कंपोनेंट, सी, अगर बढ़ता है तो आई भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सी के बढ़ने से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। तो ये एक इंडेक्स है मोतीलाल ओसवाल एक्टिविटी इंडेक्स, ये बता रहा है कि कैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडिया की 2021 के बाद से बढ़ रही थी, ठीक है, और अभी भी बढ़ रही है। और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इन नियर फ्यूचर
देयर विल बी मोर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ रेट, ठीक है। वो बिजनेस एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। अब ये भी बताया गया कि इंडिया की ये जो 58.4% परसेंट ऑफ जीडीपी जो सिर्फ कंजम्पशन से आई, वो आई कैसे, उसके लिए एक कंसेप्ट यूज करा गया है, पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड क्या होता है कि आप घर पे बैठे हुए थे, आपने ट्रिप्स बहुत सारे कैंसिल करे, लॉकडाउन में थे, आपने क्लोथिंग, आपने बहुत सारी परचेजिंग जो है वो करी नहीं, प्लान्स ही बने रह गए आपके। अब वो प्लान बने रहेंगे लॉकडाउन पीरियड तक, 1 डेढ़ 2 साल तक। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो वो जो पेंट अप डिमांड है एकदम से रिलीज होगी, वो और ज्यादा डिमांड होगी, और ज्यादा एक्सेलरेटेड परचेज होगी, उसको पेंट अप डिमांड बोला गया है। इसीलिए जो हमारी कंजम्पशन रिवाइव हुई उसने हमारी ग्रोथ रेट को रिवाइव करवाया, ठीक है। दूसरा एक कंसेप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंजल कर्व, ये इकोनॉमिक सर्वे में तो नहीं है, ये बस मैं आपको ऐसे ही एक एडेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो पेंट अप डिमांड होती है ना बेटा, वो जैसे जैसे एक देश की जीडीपी बढ़ती जाएगी तो पर कैपिटा इनकम लेवल बढ़ता जाएगा। तो पर कैपिटा लेवल जब उनका बढ़ता जाएगा तो उनका जो बेसिक कंजम्पशन है ना, बेसिक नेसेसरी कंजम्पशन है, उस पर जो शेयर है, उस पर जो शेयर है उनके बजट का, जैसे कि मैं 100 रुपए कमाता हूं तो मेरे इंडिया में 39% ऑन एन एवरेज जो पुअर बंदा है उसके 39%, 100 में से 39 रुपए कंजम्पशन पे चले जाते हैं। तो जैसे ही वो 100 से 200 पे जाएगा, 1000 पे जाएगा, तो फिर उसको 1000 के 39 का परसेंट निकालोगे तो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो एंजल कर्व भी कहते हैं जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम एक इकोनॉमी की ग्रो करेगी, डेवलपमेंट ग्रो होगी, तो फिर जो उनकी जो डिमांड है ना नेसेसरी गुड की, वो कम हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे देश में फिर क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ अपनी कंजम्पशन पर डिपेंड नहीं करा जा सकता। तो इंडिया अभी फॉर्चुनेट है कि हम अभी उस डेवलपमेंटल स्टेज से दूर हैं, तो हमारी काफी सारी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होती है पुअर सेक्शन की। हावेवर वो जब रिच होंगे तो अलग टाइप की कंजम्पशन होगी, लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन होगी, लेकिन सेविंग रेट भी बढ़ जाती है रिच पीपल की, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये एक कंसेप्ट है कि जिसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि हाँ अभी हमारी जो डेवलपमेंटल स्टेज है ना, उस स्टेज में हमारी खुद की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और जब बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है तो हमारी डिपेंडेंस एक्सपोर्ट्स पर कम होगी ग्रोथ रेट के लिए। लेकिन फ्यूचर में हमें ध्यान रखना होगा, हमें एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा करने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पेंट अप डिमांड, द रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड वाज रिफ्लेक्टेड इन हाउसिंग मार्केट। अच्छा, ये बताया गया कि हाउसिंग मार्केट में बूस्ट आया, ये पेंट अप डिमांड को दिखा रही है, लोगों ने घर खरीदे, जो इन्वेंट्री थी वो बिक डी डी इन्वेंट्री वो जो है डिक्रीज हुआ इन्वेंट्री में। और जब नए प्रोजेक्ट, क्योंकि जब देखो जब हाउसिंग की सेल बढ़ी तो जो इन्वेंट्री थी वो रिड्यूस होगी, तो बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब ये इन्वेस्टर नया जो प्रोजेक्ट बनाएगा वो लॉस में नहीं जाएगा। तो इसीलिए फिर ना क्रेडिट की ग्रोथ भी बढ़ेगी, बैंकिंग सेक्टर भी क्रेडिट की ग्रोथ बढ़ाएगा, और पेंट अप डिमांड से रियल एस्टेट में बूस्ट आएगा, ये बताया गया। और ये सब वैक्सीनेशन की वजह से हुआ, ठीक है। पब्लिक सेक्टर पुश फॉर कंस्ट्रक्शन, तो अच्छा एक और चीज भी है कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं हो रही थी, पब्लिक सेक्टर ने भी कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करा। एक प्रोजेक्ट तो मैं ही बता सकता हूँ आपको, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। दूसरा ये बताया गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, 4 बताया गया है। मतलब 100 रुपए आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चोगे तो देश में 400 की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये बताया गया है कि कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पैकेज है। मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो 400 से जीडीपी बढ़ेगी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर क्राउडिंग इन करता है। प्राइवेट इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा। जब आप रोड बनाओगे रूरल साइड में तो प्राइवेट इन्वेस्टर को इंसेंटिव होगा कि वो रूरल साइड में कोई इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि फिर ये पब्लिक इन सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करी गई, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकार ने बढ़ाई है, वो आया पैसा कहाँ से है। तो ये बताया गया है कि जीएसटी की बोयंसी पहले से बेटर हुई। अब जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ पर मंथ जा रहा है, जो कि पहले 1 लाख करोड़ जा रहा था, ठीक है। और दूसरा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, और साथ में गवर्नमेंट ने अपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उसको भी रिड्यूस करा है। यानी एकदम परफेक्ट बैलेंसिंग ऑफ गोल्डन रूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का गोल्डन रूल ये होता है कि आप सरकार जो भी पैसा ज्यादा खर्चे वो एसेट क्रिएशन पे खर्चे, ना कि कंजम्पटिव नेचर की स्पेंडिंग होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होती है, एग्रीगेट सप्लाई कर भी राइटवर्ड शिफ्ट होता है।
पब्लिक सेक्टर राइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ये एक इनसे दिखाया गया चार्ट में, तो ये देख सकते हैं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इससे बूस्ट हो रही है, यानी देखो क्राउडिंग इन हो रही है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो 18 से केवल 20 लाख करोड़, यानी सिर्फ 2 लाख करोड़ बढ़ा है। तो यानी जो ग्रोथ रेट है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वो रिड्यूस हुई है। बट ऑन द अदर साइड जो बोयंसी है टैक्स कलेक्शन की, देखो जीएसटी टैक्स कलेक्शन की 9.4 लाख करोड़ से 11.9 करोड़, और डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ी है। कॉर्पोरेट सेक्टर एकदम मस्त चल रहा है इस वक्त। उसका रीजन ये है कि पब्लिक स्पेंडिंग हो रही है तो क्राउडिंग इन हो रही है। दूसरा हमारी कंजम्पशन रिकवरी वैक्सीनेशन की वजह से, तो वहां से भी उसको डिमांड आ रही है। तीसरा एक्सपोर्ट से आई थी 21 में डिमांड आई थी, लेकिन फिर 22 में चली गई, तो ये अभी वॉलेटाइल है उनके लिए। और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये इन्वेस्टमेंट रिवाइव कैसे हुई है, लॉकडाउन में उनकी सेविंग बढ़ी है, कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस हुआ है, और ये सब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिवाइव करा। और साथ में जो उनके एसेट्स लॉक्ड थे आईबीसी ने उसको डिस्प्यूट भी रिजोल्व भी करे हैं, ठीक है, वहां से भी पैसे आए हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखो, अगर देखा जाए तो 30% बैंक, 0.5% बैंकिंग एमएसएमई को गया है। तो ये बात मैंने आपको बताई पहले भी, और इसका रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो गारंटी स्कीम दी है, इमरजेंसी क्रेडिट लेंडिंग गारंटी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर बैंक क्रेडिट आईबीसी की वजह से भी, और रिकैपिटलाइजेशन होता है कि बैंक्स को की कैपिटल को बढ़ाया जाए और उससे उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बढ़ती है, और उससे उनकी कवरेज रेशो भी बढ़ती है कि अगर पैसे मर गए उनके जो लोन उन्होंने दिया है तो उसको कवर कैसे करेंगे। तो ये रिकैपिटलाइजेशन उनको एम्पावर करता है फर्दर लैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये देखो ये बैंक्स की ग्रोस नेट परफॉर्मिंग एसेट रेशो जो है रिड्यूस हुई है सभी बैंक्स की। देखो प्राइवेट बैंक्स की भी रिड्यूस हुई है, पब्लिक की ग्रीन वाली, और ये एग्रीगेट, और ये कवरेज रेशो भी देखो बढ़ रही है। तो ये आप देख लेना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो ग्रोथ रेट है काफ़ी इंक्लूसिव रही है, इसका एक इंडिकेटर तो यही है कि पीरियडिक लेबर फोर्स ये बता रहा है कि जो 15 साल से ऊपर की उम्र वाले जो लोग हैं अर्बन सेक्टर में, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.8% से 2021 सितंबर वाले क्वार्टर से 7.2% पे आ गई है, ठीक है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सरकार ने क्या क्या काम करे थे और क्या क्या उसके इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर क्या है कि ये क्रेडिट गारंटी लिंक स्कीम से एमएसएमई को शील्ड करा, और फिर एमएसएमई रिवाइव हुए और एमएसएमई ने हायर जीएसटी पे करा, ठीक है। अब इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या है, मनरेगा वर्कर 60% पता है कहां पर काम हुए हैं, अपने खुद के लैंड पे या किसी और के लैंड पे, लेकिन किसी इंडिविजुअल के लैंड पे, कॉमन लैंड पे नहीं। क्योंकि कॉमन लैंड पे जब ये काम करते थे तो वो कॉमन प्रॉपर्टी होती थी, तो कोई इस पे चेक नहीं रखता था, तो वहां पर एसेट क्रिएशन पुअर होती थी। तो अब ये पाया गया है कि मनरेगा ना सिर्फ अब वेलफेयर प्रोग्राम की तरह काम कर रहा है, बल्कि एसेट क्रिएशन भी बेटर हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल्स लैंड पर की जो कैटेगरी है काम करने की, उसमें 60% काम सारे मनरेगा के काम उसी जगह पे हुआ है, तो वहां पर एक वॉच रहता है और इफेक्टिवनेस रहती है एसेट क्रिएशन की। साथ में पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना, ये सब इन्होंने इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करा है। और ये एनएफएचएस के इंडिकेटर्स हैं, तुम देख सकते हो कि कैसे हमारे ये अंडरवेट 35 से 32% हो गए, ये हमारे वेस्टेड 21 से 19, 38 से 35.5%, स्टंटेड, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहती है, देख लीजिएगा आप, स्टंटेड किसे बोलते हैं, वेस्टेड और अंडर न्यूट्रिशन किसे। आउटलुक क्या है, वही जो हमने बताया। डाउनसाइड रिस्क है किसका, पहले नेगेटिव देख लेते हैं। डाउनसाइड रिस्क है करंट अकाउंट डेफिसिट फिर भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन, एक्सपोर्ट हमारे इतने डाइवर्सिफाइड है नहीं, और 2.7 ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रेट है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा। करेंसी डेप्रिसिएशन का रिस्क रहेगा, करेंसी डेप्रिसिएशन का रिस्क रहेगा तो इंपोर्ट के पेमेंट बढ़ जाएगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा।
करेंसी डेप्रिसिएशन इसलिए रहेगी क्योंकि इन्फ्लेशन अगर रही तो वो लोग फेडरल रेट्स को और बढ़ाएंगे, तो ये डाउन साइड रिस्क है। पॉजिटिव क्या है, वही जो हमारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर के आपको बताया, बैलेंस शीट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, प्राइवेट सेक्टर एंथुजियास्टिक है, क्रेडिट क्रिएशन की साइकिल शुरू हो चुकी है, और इसी का बेसिस पे हमारे 6 पॉइंट प्लस ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और IMF अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में हमारी ग्रोथ रेट बेटर प्रेडिक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू ग्लोबल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप सब रीड कर लेना, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लास्ट में एक पॉइंट जो है वो ये कि इकोनॉमिक सर्वे 6.5% प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट्स इट। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर आपको किसी को कोर्स की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।